हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडमा क्लासेस। मैं हूं प्राची तिवारी और मैं पढ़ाने जा रही हूं आपको आपकी 11th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इसके पहले मैंने आपका सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिया है यूट्यूब पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट चैप्टर की, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? इसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1। मतलब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी उनकी, उनके क्लासिफिकेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। इतनी सारी जब बायोडाइवर्सिटी की बात आती है तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बातें आती हैं और उनका क्लासिफाई कैसे किया जाएगा, उनको नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं देखूं आपके लिविंग वर्ल्ड में, द लिविंग वर्ल्ड में, मैंने यहाँ पर पहली लाइन आपको ऐसी दे रखी है जहां आपको समझना है कि एक्चुअली में अर्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पर बोला गया है कि द अर्थ सर्व्स एज अ होम फॉर डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ को यहाँ होम कहा गया है, किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि आपका एक घर है और उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स। तो वो एक घर के अंदर, तो वो एक घर के यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? अर्थ है। अर्थ क्या सर्व कर रही है? एज अ होम फॉर डाइवर्स लिविंग, और मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर यहाँ पर अगर मेजर कैरेक्टर्स, आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ना लेकर इसे फीचर्स के रूप में लेंगे, आप इन्हें फीचर्स के रूप में लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के रूप में नहीं लेंगे। तो अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर दो टर्म आते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला टर्म आता है डिफाइनिंग, और दूसरा टर्म क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं इन दोनों फीचर्स के आपको डेफिनेशन बताऊं कि एक्चुअली डिफाइनिंग फीचर क्या होगा और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, वो फीचर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो डिफाइनिंग फीचर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई फीचर किस में मिल रहा है? लिविंग के साथ साथ किसके साथ मिल रहा है? नॉन लिविंग में भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको दिए गए हैं और मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि कैसे आप डिवाइड कर पाओगे, कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर मैं सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बात करूं तो आप ग्रोथ को कैसे लेते हो, कैसे ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है बॉडी में? तो वो होता है सेल डिवीजन के थ्रू। जैसे जैसे सेल डिवाइड होती जाती हैं वैसे वैसे क्या होती जाती है? ग्रोथ होती जाती है। अब अगर सेल डिवीजन के बारे में बात करूं तो ग्रोथ हो रही है, मतलब मास में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मास में इंक्रीमेंट होता है, नॉन लिविंग में इंक्रीमेंट नहीं होता है क्या? नॉन लिविंग की अगर बात करें तो नॉन लिविंग में इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको एक वर्ड देती हूं, आप माउंटेन्स के बारे में सोचिए, पर्वत के बारे में, पहाड़ के बारे में सोचिए, तो उसमें इंक्रीमेंट होता है या नहीं होता है? जरूर होता है। क्यों होगा? क्योंकि जो माउंटेन्स हैं उनका भी क्या बढ़ता है? मास बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? उनमें सॉइल पार्टिकल्स ऐड ऑन होते जाते हैं। कई बार इनका मास घटता भी है, कई बार इनका मास, जैसे कोई लैंडस्लाइड की बात करें, कोई लैंडस्लाइड हो गया तो क्या हुआ? एक जो पर्टिकुलर पार्ट है माउंटेन्स का वो टूट कर क्या हुआ? नीचे गिर गया। तो अब माउंटेन का मास क्या हो गया? डिक्रीज होने लगा। इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है? ग्रोथ क्या हो रही है? माउंटेन की कम हो रही है। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या कहा जाएगा कि ग्रोथ जो फीचर है वो लिविंग में भी मिल रहा है, किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। और नॉन लिविंग में भी मिल रहा है, किसके थ्रू? मास के थ्रू। तो इसीलिए हम जो ग्रोथ है उसको कहाँ पर रखेंगे? ग्रोथ को हम रखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ किस में मिल रहा है?
लिविंग में तो मिल रहा है लेकिन नॉन लिविंग में भी देखा जा सकता है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन किसके अंडर आता है, तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि आप अपने ही जैसा प्रोजेनी बना सकते हो, आप अपने ही जैसा प्रोजेनी बना सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पर हम उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। मेकिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो आप दो टाइप के होंगे ये, एक होगा सेक्सुअल, एक होगा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल। अब आप बोल रहे होंगे कि रिप्रोडक्शन तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्या आता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कैसे हो गए, कॉमन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। मतलब इनके बीच में क्या देखा जा रहा है, रिलेशन देखा जा रहा है। मैंने बात बताई थी आपको कि ग्रोथ में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। और जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में है, लिविंग तो है लेकिन उनमें किसके थ्रू हो रहा है, सेल डिवीजन के थ्रू। मतलब वो ग्रोथ के साथ क्या बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। इसीलिए ये फीचर होगा, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर, ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अगर हम मेटाबॉलिज्म को किसी एक वर्ड में डिफाइन करें, इसको किसी एक वर्ड में डिफाइन करें तो क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप क्या कहने वाले हो मेटाबॉलिज्म को। मैं यहाँ पर मेटाबॉलिज्म को केमिकल रिएक्शन कहने वाली हूँ। क्या कहने वाली हूँ, केमिकल रिएक्शन। बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, चाहे आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, चाहे आपका डाइजेशन हो रहा है, सारी चीजें किस पर डिपेंड है, केमिकल रिएक्शन पर डिपेंडेंट है। तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पर आप देख रहे हैं दो टाइप के हो रहे हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। मतलब छोटे टुकड़ों में काटना और क्या करना, इकट्ठा करना, ये दोनों चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेटाबॉलिज्म फिर किसके अंदर आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। मतलब आप कहना चाहते हो कि ये डिफाइनिंग फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे केमिकल रिएक्शन तो बाहर भी हो सकती है, आप टेस्ट ट्यूब में क्या कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन करवा सकते हो, बाहर आप चीजें करवा सकते हो इजिली। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक तरह का क्या होगा, वो एक तरह का अपवाद होगा। किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में वो एक तरह का अपवाद या एक्सेप्शन होगा। ये केमिकल रिएक्शन जो होगी वो कभी भी ना तो लिविंग में हो रही है ना नॉन लिविंग में हो रही है। अगर टेस्ट ट्यूब केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं बात करूं तो वो ना तो लिविंग में हो रही है ना नॉन लिविंग में हो रही है। ये एक प्रकार का क्या है, अपवाद है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम कहाँ रखेंगे, मेटाबॉलिज्म रखा जाएगा डिफाइनिंग फीचर में। मेटाबॉलिज्म कहाँ रखा जाएगा, डिफाइनिंग फीचर में। क्यों रखा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है और हम अपवाद को लेकर नहीं चल रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं, फिर आता है क्या, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इस फीचर के बारे में मैं अगर बात करूं कि ये फीचर होता क्या है, या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए ये सेल है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, सेल ऑर्गेनेलिज का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह पे है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक पूरी प्रोसेस होकर चलती है बॉडी के अंदर, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सारी चीजें क्या हो रही हैं, एक एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सब चीजें एक प्रोसेस में हो रही हैं, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आ जाएगा, ये होगा सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किस में आने वाला है, ये आने वाला है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आने वाला है डिफाइनिंग फीचर के अंदर, डिफाइनिंग फीचर के अंदर। अब आगे चलते हैं और मैं बात करती हूँ कॉन्शियसनेस के बारे में। मैं बात करूंगी किसके बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करूंगी। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, आप कोई चीज है, आपके आसपास कोई चीज चल रही है और आप उसे सेंस कर पा रहे हो कि आखिर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्शियसनेस कहलाता है। किसी भी चीज के बारे में अगर आप सेंस कर पा रहे हो तो वो आपका कॉन्शियस, अच्छा है बुरा है, आप एक प्लानिंग लेकर चल रहे हो, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ये किसके अंदर हो रही है, ये हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। चाहे एनिमल्स हो,
चाहे कौन हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रहे हैं। लेकिन अब अगर ब्रॉड वे में देखा जाए, अगर ब्रॉड वे में देखा जाए कि कॉन्शियसनेस बेटर किसके अंदर होता है, तो वो होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर मतलब इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस ज़्यादा बेटर वे में होता है, क्योंकि वो प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर से प्लान करते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस बेटर किसके अंदर होगा, वो होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉन्शियसनेस के अपवाद के बारे में बात करूँ, अपवाद एक्सेप्शन के बारे में बात करूँ, तो वो क्या है कि अगर आप कोमा में हैं, आप कोमा में हैं, तो आपका ब्रेन क्या होगा, ब्रेन हो जाएगा आपका डेड। ब्रेन कोमा में क्या सिचुएशन आती है, आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद कर दिया, बॉडी के बाकी फंक्शंस तो चल रहे होते हैं, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह का ऑर्डर आपकी बॉडी को नहीं दे पा रहा है, तो ये एक कोमा सिचुएशन कहलाती है। अब ये एक प्रकार का अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेन, आपका कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आपका कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये एक अपवाद हो गया। अपवाद को लेकर भी चलें तो कॉन्शियसनेस सिर्फ किसके अंदर हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस भी आ जाएगा किसके अंदर, किसके अंदर आ जाएगा, डिफाइनिंग फीचर के अंदर। अब आगे चलते हैं और कुछ फीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पर आपको छठा फीचर दिया हुआ है, छठवां फीचर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल होता है। किसी भी चीज़ का बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 11th क्लास, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे, आप बड़े कॉन्सेप्ट को कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका बेसिक बढ़ा रहे हैं, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि आप आगे क्या कर सकें, बड़े जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनको आप इजीली हैंडल कर सकेंगे। यहाँ में अगर आप बोलेंगे कि अरे मैडम तो एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हैं, तो मैडम क्या कर रही हैं, मैडम आपका 80% जो सिलेबस है, 80% जो बेसिक आपका नॉलेज है वो कंप्लीट करवा रही हैं। बाकी बचा 20% भी हम करवाएंगे, लेकिन फोकस हमें किस पे ज़्यादा रखना है, 80% सिलेबस पे फोकस ज़्यादा रखना है। जितना ज़्यादा आपका बेसिक क्लियर होगा उतना ज़्यादा आप इस 20% को ईजिली क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक यूनिट की बात हो रही है, तो यहाँ पर बॉडी में हम सेल को बेसिक यूनिट कह रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई घर बनाना हो, किसी घर को बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वैसे मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है बट घर मैं अभी यहीं बना सकती हूँ, तो उसके लिए जो ईंटों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या होता है, ये बेसिक नीड है। ईंट की ज़रूरत है मतलब बेसिक नीड आ रही है, आपको एक बेसिक चीज़ की ज़रूरत है आपको एक दीवार खड़ी करने के लिए, तो वो क्या, ईंट क्या हो रही है, बेसिक यूनिट कहला रही है, बेसिक यूनिट। वैसे ही एक बॉडी को कंप्लीट करने के लिए सेल किसका काम करती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का काम करती है। एक पूरी बॉडी बन रही है मतलब एक पूरी लाइफ क्रिएट हो रही है, जो किसके थ्रू हो रही है, सेल के थ्रू हो रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब बहुत सारी सेल्स मिलेंगी तो वो क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रही हैं। वो क्या बना रही हैं, टिश्यूज बना रही हैं। फिर अगर बहुत सारे टिश्यूज कंप्लीट होंगे, एक साथ जॉइंट होंगे, तो क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर अगर मैंने किडनी की बात करी, मैंने हार्ट की बात की, तो ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी के, जो कि किससे मिलके बन रहे हैं, डिफरेंट टिश्यूज के मिलने के बाद बन रहे हैं। फिर अगर ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए, तो ये जो किडनी है और ये जो हार्ट है, ये एक साथ काम करना चालू कर दिया है। और आप ले सकते हैं लंग्स को भी यहाँ पर एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ये सारे ऑर्गन क्या कर रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं और एक बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है किसी चीज का, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। फिर जब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो फिर क्या क्रिएट होगी, आपकी ह्यूमन बॉडी क्रिएट होगी। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कि सबसे पहले सेल आएगी, फिर टिश्यू आएगा, देन ऑर्गन आएगा और फिर आएगा ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में बनने वाला है ह्यूमन बॉडी। तो ये किसके अंदर पाया जाता है, ये सिर्फ पाया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसीलिए इसे क्या कहेंगे आप, इसे भी आप कहेंगे डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या है। आगे आपको दिया गया है डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी के बारे में आपको दिया गया है कि डाइवर्सिटी क्या होती है। देन आपको दिया गया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो यहाँ आपको डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर इकट्ठा हो गई हैं, तो वो क्या कहला रही है, डाइवर्सिटी कहला रही है। लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे लिविंग स्पीशीज़ के बारे में। बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे लिविंग स्पीशीज़ के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी क्या रेफर कर रहा है यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के अगर कनेक्शन होगा तो वो सिर्फ लिविंग स्पीशीज के साथ होगा। और अगर वेराइटी ऑफ लिविंग स्पीशीज कहाँ पर है, एक जगह पर है, मतलब अर्थ में है, तो वो किसको रेफर करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को रेफर करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं पहले आप देख लीजिए, जैसे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, एवरीथिंग कम्स अंडर द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। फिर यहाँ पर आगे एक लाइन दी गई हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि वाइल अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी इज सो रिच, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, बहुत ब्रॉड है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि मैनी स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज अभी भी डिस्कवर नहीं हुई हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म, इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल्स होने के बाद भी अभी भी हमारी बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी स्पीशीज हैं जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुई हैं। फिर अगर यहाँ पर बात की जाए कि बहुत सारी स्पीशीज क्या है, थ्रेटेंड, थ्रेटेंड किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज, हम ही हैं जो सबको खत्म करने में लगे हुए हैं, हम ही हैं जो सबको खत्म करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज को ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर है। फिर हम ही क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अर्थ, ह्यूमन्स को क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि वो बस रहेंगे और अर्थ का काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पर प्लांट्स का होना भी ज़रूरी है, वहाँ पर आप ना हो तो चलेगा, लेकिन वहाँ प्लांट्स का, एनिमल्स का, बैक्टीरिया और फंजाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है तो उसको कैसे, आप कैसे समझ पाएंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिया गया है नॉमेनक्लेचर, एक वर्ड हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, नॉमेनक्लेचर, जिसके बारे में मैं बात करूंगी कि अगर बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा है, तो उनको स्टैंडर्डाइज करना और उनकी नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आप कैसे समझ पाओगे कि कौन सी स्पीशीज़ का नाम क्या है, डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी देखकर तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो ना चीज़ों को, कि चार पैर से सारे जानवर चल रहे हैं तो सारे एक ही होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उनको पहचानने के लिए अलग अलग तरीके, उनके अलग अलग बॉडी लैंग्वेज, उनका रहन सहन, उनका खाने का तरीका, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, उनको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, that a particular organism is known by the same name all over the world। और क्या होगा कि आप जिस भी ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जा रहा है वो वही नाम से पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, जाना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारी जगह पे हम शेर को कुछ और नाम दे रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ और नाम दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक नाम दिया जाएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म का होगा और वही नाम हर जगह चलेगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम नॉमेनक्लेचर कहेंगे। नेमिंग करने की प्रोसेस को हम कहेंगे नॉमेनक्लेचर। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पर फिर एक वर्ड हाईलाइट किया है मैंने, एक वर्ड हाईलाइट किया है, वो है आइडेंटिफिकेशन। अब नॉमेनक्लेचर आपने कर दिया, नेमिंग कर दी। अब आपका काम क्या होता है कि उस नाम के द्वारा, उस स्टैंडर्ड के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना, डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करना कैसा, करेक्टली, कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये कौन सा एनिमल है। तो यही क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। वैसे यहाँ पर आपको प्लांट और एनिमल के लिए दो अलग अलग कोड्स दिए गए हैं जिसमें आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का काम होता है। तो पहला है ICBN, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर
बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आ जाता है या ये शॉर्ट में लिखा हुआ होता है। शॉर्ट में तो आप समझ जाओगे कि ICBN क्या है, लेकिन अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद नहीं होगा और अगर क्वेश्चन में इसके फुल फॉर्म के थ्रू दे दिया गया क्वेश्चन तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये यहाँ पर अगर बॉटनिकल का नाम ले लिया गया मतलब किसके बारे में बात होगी, सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात होगी। फिर अगला दिया है ICZN। ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल की बात हुई मतलब एनिमल की बात हो रही है, जूलॉजिकल की बात हुई मतलब एनिमल्स की बात हो रही है। फिर यहाँ पर आगे जैसे हमने जान लिया कि नॉमेनक्लेचर किया जाता है, देन आइडेंटिफाई किया जाता है। ये दो कोड भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि दो कोड हैं जिनके थ्रू प्लांट्स को नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स को नॉमेनक्लेचर दिया, नेमिंग दी जाती है। लेकिन अब ये नेमिंग कैसे दी जाती है, यहाँ पर कितने कॉम्पोनेंट काम करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि ईच नेम हैज 2 कॉम्पोनेंट्स। हर नाम के पास कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होगा। पहला होगा जेनरिक नेम, मतलब यहाँ पर जीनस के बारे में बात की जा रही है, जीनस के बारे में बात की जा रही है। फिर अगर दूसरा दिया है, ये दूसरा दिया है कि द स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब यहाँ पर स्पीशीज के बारे में बात हो रही है, स्पीशीज के बारे में। तो ये 2 कंपोनेंट आपको दिए गए हैं जिसके थ्रू आपको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है या नेमिंग करनी है। तो पहला होगा जीनस का नाम, जो पहला नाम होगा वो रिलेट रहेगा किससे, जीनस से, और दूसरा जो रहेगा वो कोरिलेटेड रहेगा स्पीशीज से। किससे रहेगा, स्पीशीज से। अब अगर हमने 2 कंपोनेंट लेकर काम किया है या नॉमेनक्लेचर किया है तो वो क्या कहला रहा है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहला रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई देख सकते हो आप, लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहलाएगा। मतलब 2 कंपोनेंट के साथ जब आप नेमिंग कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहलाएगा। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पर आपको यूनिवर्सल रूल्स दिए गए हैं। अभी नॉमेनक्लेचर के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं कि कैसे 2 कंपोनेंट काम करते हैं, फिर वो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अब हमको यूनिवर्सल रूल के बारे में बात करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक नेम दे दिया जाएगा किसी भी एनिमल को या किसी भी स्पीशीज को, तो वो क्या होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, मतलब वो कहीं भी चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हो आप। वो जो यूनिवर्सल रूल होगा, वो जो यूनिवर्सल नेम होगा, वो इंडिया में भी वही रहेगा और इंडिया के बाहर भी वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्सल, चूंकि यूनिवर्सल नेमिंग है तो यूनिवर्सल रूल भी बने होंगे। उसके अलावा आप किसी भी तरह की नेमिंग करोगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज द बायोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम है किसका, नेमिंग द ऑर्गेनिज्म इन विच नेम इज कंपोज्ड ऑफ 2 टर्म्स वेयर द फर्स्ट टर्म इंडिकेट्स जीनस। पहला क्या इंडिकेट करता है, जीनस, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो सेकेंड टर्म इंडिकेट्स द स्पीशीज, स्पीशीज किसकी, ऑर्गेनिज्म की, जीनस, ऑर्गेनिज्म का जीनस, जीनस और ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज। ठीक है, इन 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। फिर हम एक एक करके रूल्स देख लेते हैं कि क्या होता है। आप आराम से समझिए कि रूल क्या होते हैं, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ऐसे चीजें समझते जाओगे कि क्या होती हैं, किस तरह लिखा जाता है, किस तरह इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड। ये लिखावट का मतलब भी तो यही होता है ना कि आपको बताया जाएगा कि पहले आप किस टर्म में नाम रखोगे, फिर किस टर्म में, फिर कैपिटल होना चाहिए कि स्मॉल होना चाहिए, किस लैंग्वेज में होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आप देखोगे। फिर आप देखते हो कि पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कह रहा है कि ऑल द साइंटिफिक नेम्स, जितने भी साइंटिफिक नेम हैं किसके, ऑर्गेनिज्म के। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ऑल द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली लैटिन, मतलब जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे, लैटिन लैंग्वेज में होंगे। लेकिन ये लिखे कैसे जाएंगे, ये इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। किस में लिखे जाएंगे, इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। हैंड राइटिंग, रिटन जो होगा उस नाम का वो कैसा होगा, इटैलिक्स में होगा। फिर अगर दूसरा हम रूल देखते हैं कि दूसरा रूल क्या कहता है, तो ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट 2 पार्ट्स ऑफ अ नेम,
हम पढ़ चुके हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में कि वहाँ दो कंपोनेंट काम कर रहे थे, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि देयर एग्जिस्ट टू पार्ट्स ऑफ अ नेम। द फर्स्ट वर्ड आइडेंटिफाइज द जीनस। जैसा बता चुकी हूँ मैं कि पहला वर्ड जो होगा वो जीनस से रिलेटेड होगा, जीनस होगा, और जो दूसरा वर्ड होगा वो किसको आइडेंटिफाई करेगा, वो करेगा स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेगा। तो ये सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, जो साइंटिफिक नेम होगा वो दो पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीशीज। अब अगर हम रूल 3 को देखें कि रूल 3 क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि व्हेन द नेम्स आर हैंड रिटन। अब यहाँ पर हैंड रिटन की बात हो रही है, यहाँ पर टाइपिंग की बात नहीं हो रही है। जब आप हाथ से लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो, तो दे आर अंडरलाइंड, इन्हें अंडरलाइन किया जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इटैलिसाइज्ड कब किया जाएगा, जब आप टाइप कर रहे हो, जब आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हो या टाइप करके कोई साइंटिफिक नेम लिख रहे हो किसी प्लांट या एनिमल का या किसी स्पीशीज का, तब वो इटैलिसाइज्ड किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो वो क्या किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा। फिर क्या लिखा है, दिस इज डन टू स्पेसिफाई इट्स लैटिन ओरिजिन। ये क्यों किया जा रहा है, अंडरलाइन या इटैलिसाइज्ड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो उसके लैटिन ओरिजिन को बताता है। फिर रूल नंबर 4 हम देखते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है कि द नेम ऑफ द जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ मैं, आपको बेटर समझ में आएगा। अगर मैं मैंगो के साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो वो होता है मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। देखा, मैंने हैंड रिटन लिखा है, लेकिन अगर मैं इसे अंडरलाइन नहीं करूंगी तो ये गलत हो जाएगा। कई जगह एग्जाम्स में फिर भी मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन मैं उसे डेफिनेटली गलत मानती हूँ, क्योंकि जो रूल कह रहा है अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो चीज़ें आपकी गलत होगी। भले ही आपने नाम सही लिखा हो, लेकिन अगर आपने उसे अंडरलाइन नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो, गलत कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, गलत रूल इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि द नेम ऑफ द जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। आप देख सकते हो कि मैंने मैग्नीफेरा को कैसा लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। एम कहाँ है, कैपिटल लेटर में है। एंड द नेम ऑफ द स्पीशीज। अब अगर स्पीशीज की, पहला हो गया जीनस, आप सबको मैं बता चुकी हूँ, पहला हो गया जीनस, दूसरा होगा स्पीशीज, स्पीशीज होगा। तो अगर आप जीनस का नाम लिख रहे हो तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और आप जब स्पीशीज का नाम लिख रहे हो तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। ये आपका फोर्थ यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर कहता है। तो देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका अंडरलाइन किया है, हैंड रिटन है इसलिए अंडरलाइन किया है। अगर हैंड रिटन नहीं होता, अगर मैं टाइप करती तो ये इटैलिसाइज्ड में होता। फिर यहाँ पर पहला वर्ड जो है वो कैपिटल में है, और जो दूसरा स्पीशीज का नाम है वो क्या है, स्मॉल में है। फिर यहाँ पर पहला नाम है तो वो जीनस है, और दूसरा जो है वो है स्पीशीज, वो क्या है, स्पीशीज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा दूंगी तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। आज हमने यूनिवर्सल रूल की बात कर ली है, नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर ली है। इसके आगे हम और चीज़ें देखते जाएंगे कि धीरे धीरे आपके सिलेबस में फिर अभी क्या है, क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो एक बड़ा टॉपिक है। तो अगर मैं उसको इसके साथ ही पढ़ा दूंगी तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, या कई बार समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा पढ़ाया हुआ जो भी कंटेंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम कि कब मेरा लेक्चर रिलीज हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए इतना रखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।